और सब बढ़िया भाई लोग, आप सभी को बैक बॉन्डिंग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी लॉकडाउन 2 के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन और नेताओं का मुजरा कभी भी और कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग अपना मुजरा मतलब क्लास चालू करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने हवेली खड़गपुर में सभी विषय के शिक्षक अपने अपने बच्चों के लिए काफी एक्टिव हैं, लेकिन किसी कारणवश आप लोगों का जो क्लास है बायोलॉजी का, वो ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग आज से बायोलॉजी का भी क्लास को चालू करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। थर्ड नंबर चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन या प्रजनन के बारे में हम लोग को बात करना कि मानव अपना प्रजनन कैसे करता है, अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखता है, अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जन्म क्या है। अच्छा, इसके आंसर को थोड़ा देखेंगे फिर समझते हैं हम लोग। जीवों की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है और साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अतः यह क्रिया जनन कहलाता है। इसमें मनुष्य जो होता है वह एक लिंगी जीव होता है, जिसमें कि मादा और नर अलग अलग होते हैं। जरा इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। जीवों की ऐसी क्षमता, यह एक क्षमता होता है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, और ऐसा करने से यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। अतः यही क्रिया क्या कहला जाता है, जनन क्रिया कहलाता है। और हमने क्या देखा, जो मनुष्य होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है, जिसमें कि नर और मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग को समझाएं। अच्छा, इस बात को समझने से पहले एक छोटा सा स्टार पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जो नर युग्मक होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु। नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग को समझाएं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन आता है प्राथमिक लैंगिक अंग को समझाएं। आंसर देखेंगे हम लोग, ऐसा लैंगिक अंग जिसके द्वारा मानव युग्मक का निर्माण होता है, अतः ऐसे लैंगिक अंगों को हम लोग क्या बोल देंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं या फिर कहा जाता है। अच्छा, इसमें जरा ध्यान देंगे, ऐसा लैंगिक अंग जिसके द्वारा मानव युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निर्माण होगा। ठीक है, अतः ऐसे लैंगिक अंगों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अच्छा, इसमें दो बातें, एक तो पुरुष के बारे में, पुरुषों में जो टेस्टिज होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और जरा ध्यान देंगे जबकि स्त्रियों में अंडाशय, कहने का मतलब ओवरी जो होता है यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, पुरुषों में जो हार्मोन रिलीज होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और जो स्त्रियों में हार्मोन रिलीज होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसे पॉइंट के रूप में भी हम लोग लिख लेंगे। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है पुरुषों में टेस्टिज होता है और महिलाओं में ओवरी। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक इसी प्रकार से मादा में एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक लैंगिक अंग को समझाएं। आंसर में देखेंगे, ऐसा लैंगिक अंग जिसके द्वारा मानव युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जो प्राथमिक लैंगिक अंग था उसमें मानव युग्मक का निर्माण हो रहा था, लेकिन जो द्वितीयक लैंगिक अंग है इसके द्वारा मानव युग्मक का निर्माण नहीं होता है, परंतु किसी न किसी रूप में यह लैंगिक जनन में भाग लेता है। अतः ऐसे लैंगिक अंगों को हम लोग क्या बोल देंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यूबर्टी फेज, मतलब यौवन अवस्था या फिर यौवन आरंभ अवस्था को समझाएं। जरा आंसर देखेंगे, यह अवस्था जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया प्रारंभ होने की होती है। यह जो अवस्था है मतलब यौवना जो अवस्था है, इसमें क्या होता है, जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया प्रारंभ होती है इसी अवस्था में। अतः यह अवधि या फिर यह अवस्था यौवन अवस्था या फिर यौवन आरंभ अवस्था कहलाता है। अच्छा, इसमें देखेंगे यौवन अवस्था जब प्रारंभ होता है इस दौरान प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा युग्मकों का साथ में लिंग हार्मोन का भी निर्माण होता है, और साथ ही साथ ये वाला जो है ना द्वितीयक
लैंगिक अंग का भी विकास होता है, निर्माण होता है। अच्छा, पुरुषों में जो यौवना अवस्था की अवधि होती है वह क्या बोलेंगे 12 से लेकर 16 वर्ष की होती है, और मतलब स्टार्ट होने की होती है। और यही वाला जो स्त्रियों में यौवना अवस्था जो प्रारंभ होता है वह 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होने लगता है। क्वेश्चन है मीनाक्षी मतलब रजो दर्शन या फिर रजो धर्म को समझाएं। जरा ध्यान देंगे हम लोग, स्त्रियों में प्रथम मासिक चक्र की शुरुआत 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक में प्रारंभ हो जाती है। अतः यही अवस्था या फिर यही जो उम्र होता है या फिर स्टार्टिंग जो पीरियड्स होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे रजो दर्शन या फिर रजो धर्म कहते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी आया करता है अक्सर भाई, ये हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है कि प्रथम मासिक चक्र की शुरुआत कब से कब होती है 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु में होती है। इसे जरा सा नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रथम का मतलब होता है पहला, मासिक चक्र का मतलब जरा समझे, मासिक का मतलब मंथली, चक्र का मतलब साइकिल। यह जो नेचुरली जो प्रक्रिया है रजो दर्शन या रजो धर्म है ना, ये मंथली होता है। लगभग ये जो साइकिल चलता है 28 दिनों का होता है, या किसी कारणवश ये इसमें थोड़ा मोड़ा बदलाव भी हो सकता है, 29 या फिर 30 दिन का भी हो सकता है। चलिए हम जरा से इस बात को समझते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे वीपिंग ऑफ यूट्रस मतलब गर्भाशय का रोना। एक्चुअली इसमें होता है क्या है, गर्भाशय के अंदर में जब गर्भाशय जब गर्भ धारण करने के लिए तैयार होता है तो जितने भी कचरा के रूप में जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में गर्भ के अंदर में है ब्लड सेल के साथ, वह क्या होता है वेजिनल कैनाल के रास्ते, सर्विकल कैनाल के रास्ते ये बाहर आ जाता है, ठीक है। यही जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे रजो दर्शन या फिर रजो धर्म। यह मानवीय महिलाओं में लगभग 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक में यह स्टार्ट हो जाती है। अक्सर यह डिपेंड करता है उसके डाइटिंग सिस्टम पे, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या बोलेंगे मेनोपॉज मतलब रजो निवृत्ति। अच्छा, रजो धर्म और निवृत्ति मतलब सेवा समाप्त हो जाना। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, आंसर में देखेंगे स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र की क्रिया बंद हो जाती है। अतः यही अवस्था रजोनिवृत्ति कहलाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है वीपिंग ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का रोना स्टॉप हो जाता है। किसका वीपिंग ऑफ यूट्रस, क्या बोलेंगे वीपिंग ऑफ यूट्रस मतलब गर्भाशय का रोना इसमें समाप्त हो जाता है। अब वह महिला गर्भ धारण करने में वो समर्थ है, लगभग 45 से लेकर 50 वर्ष के बाद में यह असमर्थ हो जाती है, ठीक है। तो मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूं विदा। मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।